I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is the causes of direct participation of public sector in industrial development of the economy. हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो लीडिंग रोल दिया गया वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया। पब्लिक सेक्टर को एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने का रोल दिया गया इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में। उसके क्या कारण थे उसके ऊपर हम इस क्लास में फोकस करेंगे। जैसा हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये देखा कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत हद तक पिछड़ी हुई थी, गतिहीन थी और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बहुत पिछड़ी हुई थी। हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी ग्रोथ बहुत ही कम थी, खास करके जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग ना के बराबर थी। ऐसी स्थिति में जो भारत के इकोनॉमिक प्लानर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक ग्रोथ में जो लीडिंग रोल है वो सरकारी क्षेत्र को दिया जाए। मतलब जो लीडिंग रोल था इट वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर था उसका रोल सेकेंडरी रखा गया। उसकी भी भूमिका थी इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन उसका रोल सेकेंडरी रखा गया। महत्वपूर्ण रोल जो है सरकारी क्षेत्र को दिया गया। तो अब समझते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है उसमें क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर? So public sector refers to those business enterprises which are controlled and run by the government. सरकारी क्षेत्र में हम उन उद्यमों को शामिल करते हैं जो सरकारी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा जिनका नियंत्रण किया जाता है और उनको ऑपरेट किया जाता है, उनको चलाया जाता है। और इन इंडस्ट्रीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, समाज के कल्याण को बढ़ाना। ये सरकारी क्षेत्र का जो है वो महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर रेफर टू दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो जो निजी क्षेत्र है उसका संबंध ऐसे उद्योगों से है या उद्यमों से है जिनका कंट्रोल और ऑपरेशन दोनों ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। और प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। अब इंडिया में क्योंकि बहुत सारी गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ही पुअर था, इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट थी, बैकवर्ड थी। मतलब एक तरह से हम बहुत ही बुरी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था थी और उसको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी। बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, लगभग
हर सेक्टर में, इकोनॉमी के हर सेक्टर में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी। और ऐसी स्थिति में जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो सरकारी क्षेत्र ही कर सकता था, उसको सरकार ही मैनेज कर सकती थी। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश में कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेस थे जो अपने बिजनेस को चला रहे थे या जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक मेजर शेयर था, या जो प्राइवेट सेक्टर की लीडिंग फर्म्स थी, और उसमें मेनली टाटा एंड बिरला, ये दो ही इंडस्ट्रियल हाउसेस थे जो एक अच्छे लेवल पर जो है वो काम कर रहे थे इकोनॉमी के अंदर, या जिनका एक इम्पॉर्टेंट भूमिका थी प्रोडक्शन सेक्टर में। लेकिन इन हाउसेस के पास भी जो कैपिटल थी, वो जितना कैपिटल हमें चाहिए था हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए, उसके मुकाबले इन दोनों बिजनेस हाउसेस या इसकी तरह कुछ और छोटे छोटे जो औद्योगिक घराने थे, उनके पास वो जो कैपिटल थी वो बहुत ही कम थी। इसलिए हम अपने देश की जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी उसको हम प्राइवेट सेक्टर के सहारे नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए इंडिया में जो मेन लीडिंग रोल मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इट वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, या इसको हम सरकारी क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब सरकार के हिस्से में बड़ी जिम्मेवारी आई देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए जो मेन जो ड्यूटी दी गई, मेन रोल दिया गया, वो दिया गया सरकारी क्षेत्र को। और जैसा हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि भारत में जो है वो 17 इंडस्ट्रीज थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जिसका पूरा कंट्रोल सिर्फ सरकारी क्षेत्र को दिया गया। उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं था, और सिर्फ 12 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ी गई थी। सो इस तरह से जो लीडिंग रोल था इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इट वाज ऑन द शोल्डर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और उसका सबसे पहला कारण हमने डिस्कस किया कि ये रोल, लीडिंग रोल क्यों दिया गया सरकारी क्षेत्र को, क्योंकि हमारे देश में जो कैपिटल है उसकी बहुत कमी थी, पूंजी की जो मात्रा थी वो बहुत कम थी, और प्राइवेट जो सेक्टर था जिसमें टाटा और बिरला दो मेन प्लेयर थे प्राइवेट सेक्टर के, इनके पास जो कैपिटल थी वो देश के लिए पर्याप्त नहीं थी, या हम इनके सहारे या प्राइवेट सेक्टर के सहारे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी और जिसको प्राइवेट सेक्टर मैनेज करने में असमर्थ था। नेक्स्ट पॉइंट इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। निवेश करने की जो प्रेरणा थी वो भी कम थी। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनमें भी निवेश करने की जो मोटिवेशन थी या इंड्यूसमेंट थी, प्रेरणा थी, वो प्राइवेट सेक्टर के पास कम थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि इंडिया में जो बिजनेस मार्केट था एक तरह से, वो उसका साइज बहुत छोटा था। मतलब एक तरह से लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट था इंडिया में। और लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट होने का कारण ये था कि हमारे देश में जो डिमांड थी वो बहुत ही कम थी। लेवल ऑफ डिमांड हमारा कम था। और लेवल ऑफ डिमांड कम था क्योंकि लोगों के पास जो इनकम लेवल था वो बहुत ही पुअर था। बहुत ही कम आमदनी थी इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास। तो एक तरह से ये गरीबी का दुष्चक्कर जो था वो हमारे देश में था। ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो था वो इंडिया में था। हमारे देश के लोगों के पास लो लेवल ऑफ इनकम था, उसकी वजह से लो लेवल ऑफ डिमांड रहा, और लो लेवल ऑफ डिमांड होने की वजह से जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था वो भी लेस था। इट वाज आल्सो लो।
और उसी की वजह से देयर वाज लेस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, और जब इन्वेस्टमेंट कम था तो इनकम कम थी। इस तरह से ये विशियस सर्कल बना हुआ था इकोनॉमी के अंदर, और इस सर्कल को अगर हमें तोड़ना था तो उसके लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, और प्राइवेट सेक्टर इस स्थिति में नहीं था कि वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि एक तो उसके पास कैपिटल की कमी थी और साथ में उसके पास जो मोटिवेशन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी भी कमी थी, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है उसका साइज बहुत छोटा था। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रोल दिया गया वो पब्लिक सेक्टर को ही दिया गया। ऐसा डिसाइड किया गया कि जो लीडिंग रोल है वो हम पब्लिक सेक्टर को देंगे, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे और अच्छे स्केल पे इन्वेस्टमेंट करे, एक बिग साइज का इन्वेस्टमेंट करे, ताकि इकोनॉमी को हम ग्रोथ पाथ पे हम आगे बढ़ा सकें, हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंडिया में बढ़ा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव रखा गया था, इट वाज द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए लेकिन साथ में सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का मतलब है कि सोसाइटी के हर सेगमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए, गरीबी ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए, और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए या इक्विटेबल होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के, या वेलफेयर फॉर ऑल, ये प्राइवेट सेक्टर के सहारे पॉसिबल नहीं था। इसको हम प्राइवेट सेक्टर के सहारे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका एक ही लक्ष्य होता है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। तो जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव हो, वहां पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। सो ऐसी स्थिति में लीडिंग रोल देने की आवश्यकता थी पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकता था जिससे हम सोशल जस्टिस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा कर सकते थे। और साथ में सरकारी क्षेत्र को एक लीडिंग रोल देने का कारण ये भी था कि जिससे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ना हो जाए, क्योंकि अगर लीडिंग रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया होता तो ये पॉसिबल था, ये मुमकिन था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही जो सरकारी क्षेत्र है उसको एक लीडिंग रोल दिया गया इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो दिस वाज द मेन कॉज बिहाइंड इट। एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, ये कमांडिंग हाइट्स क्या होता है उसको समझें। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी का मतलब होता है इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। मतलब कि जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं उसको हम कहते हैं कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, या पावर जनरेशन है, ये बहुत ही ज़रूरी था डेवलप करना, क्योंकि अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस अच्छा नहीं है किसी भी देश का तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्पीड अप नहीं हो सकता है। देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता, उन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की जाती जो कि हमें
जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन कर सकती या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती, ताकि बाकी जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं उनका एक्सपेंशन हो सकता। तो जो कमांडिंग हाइट्स थी उनका कंट्रोल जो है वो सरकारी क्षेत्र में रहता, इसके लिए भी ये जो रोल था पब्लिक सेक्टर को ये दिया गया, ताकि जो इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हैं उनकी एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में हो सके और सरकार जो है उसके डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सके। इसी तरह से कमांडिंग हाइट्स में हम उन इंडस्ट्रीज को भी शामिल करते हैं जो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करती है। तो उन इंडस्ट्रीज को भी हम प्राइवेट सेक्टर के सहारे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो तभी एक तरह से स्टेबल रह सकती है, तभी बढ़ सकती है जब जो आपका डिफेंस सिस्टम है देश का वो स्ट्रांग रहे। अगर देश सुरक्षित है तो नेचुरली है कि उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो अच्छे से हो सकती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो देश का डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। तो जो डिफेंस सिस्टम था उसके लिए जो इंडस्ट्रीज थी जो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करती थी उनको भी सरकारी क्षेत्र में रखा गया। और ये भी एक कारण था कि जो सरकारी क्षेत्र था या पब्लिक सेक्टर था उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रखा गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देश की। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में जो मेन रोल लीडिंग रोल दिया गया वो सरकारी क्षेत्र को दिया गया। और उसके जो कारण थे वो हमने डिस्कस किए। एक तो सबसे पहला कारण था कि हमारे देश में जो कैपिटल थी उसकी बहुत कमी थी, उसको सरकारी क्षेत्र मैनेज नहीं कर सकता था, इसलिए भी ये रोल सरकारी क्षेत्र को दिया गया। दूसरा कारण था कि हमारे यहाँ पर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था, जो निवेश की प्रेरणा थी वो बहुत कम थी। सरकारी क्षेत्र जो था वही निवेश कर सकता था, वही एक तरह से जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी था या विशियस सर्कल ऑफ लो इनकम था इकोनॉमी में उसको तोड़ सकता था। उसके लिए एक बड़े निवेश की आवश्यकता थी। और साथ में जो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस था उस लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए सिर्फ सरकारी क्षेत्र ही जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। और उसके साथ जो इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस थी देश के लिए उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सरकारी निवेश के सहारे ही हो सकता था। इसलिए हमारे देश में जो स्ट्रैटेजी फॉलो की गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 1947 से लेके 1990 तक, इसकी जो था ये मेन कारण थे कि सरकारी क्षेत्र को क्यों लीडिंग रोल दिया गया। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.